Hello everyone, welcome to Collateral Data 24/7. My name is Shikha Puri and now in this session you know कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बचा आप लोगों के लिए लीगल अवेयरनेस का टॉपिक. अब ये लीगल अवेयरनेस के टॉपिक में बच्चे इतने कंफ्यूज है कि मैम क्या क्या आएगा. तो भाई जब आपके लिए ये प्रॉपर क्लास आ रही है तो अगर इस क्लास को नहीं देखोगे तो फिर क्या देखोगे. तो अब इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, जितने भी 2023 में 2022 से लेकर मतलब उसके स्टार्ट जो एंड हो गया था 31 दिसंबर, फिर हमारा 2023 स्टार्ट हो गया था. 2023 में जितने भी हमारे एक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं, जो दोनों हाउसेस के द्वारा पास किए गए हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट ने एसेंट भी दे दिया, जो अब जो है एक्ट बन चुके हैं, हम उन सब के बारे में आज बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये हम ईयर 2023 का रिव्यू देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है लीगल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बच्चा. ठीक है, तो ईयर 2023 का रिव्यू, न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस. सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेजिस्लेशन इनेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, वो मैंने आपको बता ही दिया कि जनवरी से लेके दिसंबर तक 2023 तक जितने भी हुए हैं. तो सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको कि 49 बिल्स जो थे वो पास कर दिए गए थे दोनों हाउसेस के द्वारा. ठीक है, आपको पता ही है कि अगर बिल जो भी आता है पहले उसको दोनों हाउसेस में रखा जाता है, उनके द्वारा पास किया जाता है, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट होता है, उसके बाद वो एक्ट बनता है. तो कितने बिल पास हुए हैं? 49 बिल्स जो हैं वो पास कर दिए गए थे दोनों ही हाउसेस के द्वारा और प्रेसिडेंट के एसेंट भी उसमें दे गया था. एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये भी चीज है कि आपको पता है जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग भी सितंबर 2023 में जो थी स्टार्ट हो गई थी. तो ये पूरे नेशन को एक नई जो थी एक गिफ्ट मिला था कि नई आपको पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जो है हमें मिली थी. चलो, 3 लैंडमार्क बिल्स, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट ही चीज है कि 3 लैंडमार्क बिल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए. कौन कौन से थे? हमारा बीएनएस दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य बिल 2023. आपको पता है कि इन तीनों ने किस किस को रिप्लेस किया? इंडियन पिनल कोड को, सीआरपीसी दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को. इन तीनों बिल ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया और इनको विंटर सेशन में क्या कर दिया गया? अप्रूव कर दिया गया. आपको पता है ये रिसेंट न्यूज है, ये आपको आनी ही आनी चाहिए. उसके बाद में बेटा द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है वो हमारा यहाँ पर आया. अब ये क्या बात करता है बेटा? पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज. की कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है बच्चा? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी होती हैं जिनके अगर आप मेंबर हैं तो वो सोसाइटी आपका ध्यान रखेगी. मतलब अगर आपको पैसों की जरूरत होगी तो सारे मेंबर्स ना हर महीने कुछ ना कुछ पैसे डालते हैं और वो जिस भी पर्सन को लोन की जरूरत होती है वो आपस में ये पैसा जो इकट्ठा किया होता है उस पर्सन को दे देते हैं. एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसको कहते हैं नॉर्मल वे में. ठीक है, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बन जाती हैं. बहुत इसका इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल में बताऊं, अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है. ठीक है, अब यहाँ पर मल्टी स्टेट लिखा है तो मल्टी स्टेट का मतलब बेटा जो अलग अलग स्टेट्स में काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक स्टेट में बंध जाती है. अमूल हो गया, आपका इंडियन कॉफी हाउस हो गया, ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज है. अगर स्टेट वाइज करूं तो आपको पास एक चीज आपको पता होगी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, एक दूध पर्टिकुलर आपके स्टेट में आता होगा. जैसे हिमाचल की बात करो तो कामधेनु जो है हमेशा वहां पर ज्यादा दूध वही चलता है. अमूल तो क्योंकि अमूल तो मल्टी स्टेट है तो वो तो हर जगह होता है, लेकिन कामधेनु वहां पर चलता है. चंडीगढ़ में ज्यादा वेरका चलता है. ऐसे ही आपके स्टेट में भी कोई सुधा भी चलता है, पुणे में आई थिंक महाराष्ट्र में सुधा चलता है. तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग दूध की वो होती है, वो भी एक स्टेट वाइज क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. ये आपका एग्जांपल आया. अब इस एक्ट में बच्चा क्या बोला? इस एक्ट में ये बोला गया कि जो भी प्रोसीजरल चीजें हैं ना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जैसे भी उनके इलेक्शंस वगैरह होते हैं, उनको एक पारदर्शी चीज करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी उसमें बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए. ये इस एक्ट में अमेंडमेंट में लाया गया. उसके बाद में हमारा आ जाता है द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023. ये बेटा आपका बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब देखो 49 बिल्स की तो मैंने बात की, लेकिन हम जो है डिस्कस करेंगे उन्हीं को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी एंड ऑफ द सेशन में मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगी कि कौन कौन से 49 बिल्स जो आए हैं, लेकिन हम डिस्कस उन्हीं को करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट, इसने क्या किया? ये प्रपोज कर रहा था कि 183 प्रोविजंस को 42 सेंट्रल एक्ट बेटा जो सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं. अब हमें पता है कि हमारा इंडिया किस तरह से काम करता है, फेडरलिज्म सिस्टम है कि सेंटर भी है और स्टेट्स अपने रूल्स भी बना सकती है, लेकिन जो सेंटर ऐसे लॉज बनाती है जो सबके लिए अप्लाई हो, जैसे बीएनएस बना तो वो हर एक स्टेट के लिए भी अप्लाई होगा. ठीक है, तो वो सेंट्रल एक्ट्स होते हैं. तो इसने बोला, ये एक्ट ये प्रपोज करता है कि भैया 183 प्रोविजंस ऐसी हैं कुछ जो अलग अलग सेंट्रल एक्ट्स में से अमेंड होनी चाहिए.
ठीक है, चाहे वो एक्ट्स कौन से हो, सिनेमेटोग्राफी से रिलेट हो, चाहे वो मोटर व्हीकल से रिलेट हो, कॉपीराइट से, टेक्नोलॉजी एक्ट से, चाहे वो सेंट्रल मीडिया इंडस्ट्री ट्रेड, इन सब से जो है वो रिलेट प्रोविजंस हैं, उनको ये चेंज करने की बात कर रहा है। और क्या चेंज करने की बात कर रहा है कि जो भी इनमें ऑफेंसेस दिए गए हैं, माइनर ऑफेंसेस, ठीक है, छोटे छोटे ऑफेंसेस, उनको अब क्या करना चाहिए, उनमें भी पनिशमेंट जो है ज्यादा कर देनी चाहिए। जैसे कोई पर्टिकुलर माइनर ऑफेंस है जहां पर बोला गया कि सिर्फ फाइन से निपटा देते हैं, नहीं, वहां पर बोला गया कि उस इंसान को इम्प्रिजनमेंट भी होनी चाहिए, जेल में भी वो जाना चाहिए। क्यों? ताकि लोग विश्वास करें हमारे जो जस्टिस सिस्टम पे। नाम ही देखो इसका क्या है, जन विश्वास। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग जस्टिस सिस्टम पे क्या करें, विश्वास करें। ठीक है, तो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 यही बात हमारा करता है। उसके बाद में आ जाओ, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। बेटा ये जब एक्ट जो है ये लाया गया था ना, तो ये बहुत ज्यादा जो है मुद्दे में आया था, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया कि अगर कोई भी सरकार मान लीजिए दिल्ली में आती है, तो उसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहेगा, साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी वहां पर रोल रहेगा, उसमें का भी कंट्रोल रहेगा। ये यहां पर बोला गया कि भैया इट डजंट मैटर कि कोई सरकार कोई भी आए, लेकिन कंट्रोल तो इन दोनों का रहना ही वहां पर पड़ेगा। एक जनरल पावर्स दे दी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो वो कंट्रोल करेगी दिल्ली पे, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट भी कुछ जो है वो कंट्रोल करेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर इस जब ये आया था तो कंट्रोवर्सी हुई थी। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये बेटा ये एक्ट आपको क्या कहता है, अब आपको पता है कि हर एक चीज हम क्या करते हैं, हम डिजिटली कर रहे हैं। आप अगर आज मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ रहे हो, डिजिटली मेरे साथ पढ़ रहे हो। हम पेमेंट्स करते हैं, आजकल डिजिटल इंडिया बन चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एक तरीके से हम अपना मेल दे देते हैं, मेल हमने गूगल के साथ कनेक्ट किया है, गूगल में हमने सारी, जब स्टार्ट कर रहे थे साइन इन, तो हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको दे रखी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोटेक्ट करेगा, कैसे प्रोटेक्ट होंगी? तो उसी के लिए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं, आप हैं, सभी हम सभी हैं, तो हमारा जो डाटा होगा वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारे इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी और लॉफुल पर्पस के लिए भी। अब ये बेटा इंडिविजुअल तो आपको समझ आ गया, ऑब्वियसली मेरा डाटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, बट व्हाट अबाउट लॉफुल पर्पस? इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अगर किसी भी कंट्री के लोगों का डाटा जो है ये दूसरी कंट्री के पास चला जाए, तो ये उस कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि दूसरी कंट्री फिर उस डाटा से बहुत चीजें कर सकती है, बेनिफिट उठा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए लॉफुल पर्पस के द्वारा भी अगर बात करें तो उन्हें भी जरूरत है कि उनके कंट्री के लोगों को के डाटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये पर्टिकुलर बिल यहाँ पर लाया गया था, डाटा प्रोटेक्शन जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो पास होकर एक्ट बन चुका। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आता है बेटा, द एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसने लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को क्या कर दिया, टोटल रिप्लेस कर दिया। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट, जब ये भी एक्ट आया था बच्चा, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। अब इस एक्ट में क्या बोला गया, इसमें एक्ट में एक चीज आई, एक टर्म आई, और उस टर्म की वजह से ही ना सब बच्चे जो थे वो कंफ्यूज हो गए थे। अब वो टर्म क्या है बेटा, वो टर्म है टाउट। ठीक है, वो टर्म क्या है, टाउट। आई एम सो सॉरी बच्चा। तो उसमें क्या बोला गया बेटा, तो उसमें बोला गया कि जो टाउट है ना, उनको कौन अपॉइंट कर सकता है, उनको आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर्स, सेशन जजेस, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज, ये सारे अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि टाउट क्या होता है मैम? टाउट का मतलब ये होता है कि ऐसा इंडिविजुअल जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको काम देगा किसी पेमेंट के बदले। अब अगर ये हाई कोर्ट सेशन जजेस अपॉइंट कर रहे हैं इस इंसान को, मतलब ये ऑफिशियल बंदा है भाई, कुछ ऐसा हेरा फेरी वाला बंदा नहीं होगा, तो ये ऑफिशियल पर्सन है जो लीगल प्रैक्टिशनर्स को काम देगा, बस उनसे कुछ पेमेंट लेगा। ये यहाँ पर इस एक्ट में लाया गया, और इस एक्ट ने रिपील पर्टिकुलरली किसको कर दिया, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, जो अपनी आजादी से पहले का ये एक्ट बना हुआ था। ठीक है, ये बात हो गई। अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितने भी एक्ट्स आए हैं ना बेटा, उनका मेन मुद्दा ये रहा ही है कि हम आजादी से पहले वाले एक्ट्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, उनकी नीतियों के हिसाब से बनाए गए थे। तो अब हम अपने नए एक्ट्स लेकर आना चाहते हैं, नई अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भारत अब आजाद भारत है, हमें किसी की गुलामी नहीं हम सह सकते कि भैया लॉज के थ्रू ही हम उनकी गुलामी सहे, राइट? तो इसीलिए इस तरह से लॉज जो है वो नए नए आ रहे हैं।
उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 आता है। बेटा ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जब रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में पहले आया था, तो जब वो आया था ना, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय हमारा जम्मू एंड कश्मीर पे सारे के सारे एक्ट्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे। उससे पहले नहीं लगते थे, लेकिन उसके बाद में सारे एक्ट्स हमारे अप्लाई होना लग गए जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, वो आया। अब उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई। अब इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया बेटा, कि जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसमें 2 मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स होंगे बेटा। और वो कौन कौन के होंगे, एक फीमेल होंगी जो इधर की ही माइग्रेंट होगी, जम्मू कश्मीर की ही माइग्रेंट होगी, और एक ऐसे इंसान होंगे जो पाकिस्तान से आके यहाँ पर बसे हुए होंगे, बस गए होंगे यहाँ पे आके, वो ऐसे पर्सन भी होंगे। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंजेस लाए गए इसमें, तो ये बहुत बड़ा ये भी इशू बना था, तो इसलिए ये भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद में हमारा आता है द टेली कम्युनिकेशन एक्ट। बेटा ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन के बारे में जब भी बात होती है ना, तो हम तो मतलब वही बात हो गई कि हर एक मैसेज कॉल कैसे जा रहा है, यही टेली कम्युनिकेशन, यही सब कुछ जो टावर्स वगैरह है यही काम कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या एक्ट आया है कि अमेंडेड एंड कंसोलिडेटेड लॉज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। मतलब इसमें ये बोला गया बच्चा कि जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड अब लॉ आएंगे या फिर कोई भी अमेंडमेंट आएगी, वो हर चीज किसमें जाएगी, वो हमारे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में ही जाएगी। कोई और पर्टिकुलर इसके लिए एक्ट नहीं बनेगा, या फिर वो प्रोविजन किसी और एक्ट में नहीं चली जाएगी। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है अपने में समा लेना हर एक चीज को, तो इस एक्ट ने टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको अपने में ये समा लेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाओ, इसके बाद में द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसी बात पे हमारा माइक गिर चुका है। माइक ने भी बोला कि मैम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा मैं गिर ही जाता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसमें क्या बोला गया बेटा, इसमें ये प्रपोज किया गया कि अब जो ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है ना, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वही एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, किस चीज को प्रूव करने के लिए, हमारा डेट कि कब इंसान पैदा हुआ है और किस जगह पे पैदा हुआ है, उस चीज को प्रूव करने के लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है वो लगेगा, और वो कौन सा होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा। किन के लिए बेला, बॉर्न ऑन आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, जो भी बच्चे और उसके जो उस दिन जिस दिन ये एक्ट जो है इफेक्टिव डेट में आएगा, और उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा होने वाले हैं उनके लिए ये जो होगा, ये डॉक्यूमेंट ही सिंगल डॉक्यूमेंट इनके काम आएगा। किस किस चीज के लिए बच्चा, अगर इन्होंने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी है, अगर इनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अगर वोटर लिस्ट तक बननी है, मैरिज रजिस्ट्रेशन में, अगर इनको किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पोस्ट भी कोई चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए भी, तो ये एक सिंगल चीज ही इनका क्या बता देगी, बर्थ और बर्थ के बारे में बता देगी, और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बता देगी, टाइम ऑफ बर्थ के बारे में बता देगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आ जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये सारे जितने ये थे ना, जितने भी ये सब कुछ आए हैं, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे सारे के सारे जो 49 लिस्ट है ना, एक बार वो आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितने जो थे हमारे आ रखे हैं। तो ये देखो, जम्मू एंड कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल, जम्मू एंड कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल 2023, अप्रोप्रिएशन बिल, ये फाइनेंस बिल, कंपटीशन बिल, सिनेमेटोग्राफी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अमेंडमेंट बिल, ये शेड्यूल ट्राइब बिल। ये पता क्या है, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में ना ये चेंजेस आए, ठीक है। इसमें शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट को बोला गया कि आप इनको चेंजेस कीजिए, तो ये हिमाचल और छत्तीसगढ़ के लिए आया था, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको समझा दिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द माइंस एंड मिनरल्स, द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, जन विश्वास आपको समझा दिया, ऑफशोर एरियाज मिनरल, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये भी आपको समझा दिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ समझा दिया, मीडिएशन बिल जो आ रखा है उसमें ये बोला है कि भैया अब मीडिएटर जो भी होंगे ना, उनको एक प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर उनकी अपॉइंटमेंट होगी वो उस तरह से करी जाएगी, ठीक है। द इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द नेशनल डेंटल कमीशन, नर्सिंग एंड मिडवे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अमेंडमेंट, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। इसमें क्या बोला गया है अनुसंधान में कि जो भी रिसर्च होगी, अब सिर्फ साइंस वगैरह की ही रिसर्च इतनी सही तरीके से नहीं होगी, बल्कि आप किसी भी चीज की अगर रिसर्च करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह की होगी, तो उन सब का भी चीजें कहां पर आएगी, इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल में आ जाएगी। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आपको समझा दिया, कोस्टल फार्मेसी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन 100 अमेंडमेंट बिल, एडवोकेट बिल आपको समझा दिया, द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट,
तो ये सारे के सारे बच्चा एक्ट्स जो थे वो आ रखे हैं, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो आपको बता ही दी कि कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके 49 बिल्स है, और ये आपके लीगल अवेयरनेस सेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट जो है ये सेशन है। ठीक है, ये आप प्लीज देखिएगा। और एक चीज मैं अब आपको बता देती हूँ बेटा कि हमारा लीगल अवेयरनेस सीयूटी का जो है वो बैच चल रहा है, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि सीयूटी एग्जाम आपके लिए वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमएच सैट के लिए हमारा जो है वो सीरीज चल रही है। मेरा टाइम आपको यूट्यूब पे अगर आपको प्रॉपर लाइव क्लास लेनी है तो बच्चा वो आपको पता ही है, 12 बजे भी मेरी क्लास होती है और 1 बजे भी मेरी क्लास होती है। 12 बजे एमएच सेट के लिए और क्लैट के लिए हमारी 1 बजे लाइव क्लास होती है, जिसमें हम पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज हम देख रहे हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चा, देख लीजिए। और मैं बात करूं अगर पेड बैच की, जिसमें ऑब्वियसली कि आपको हर एक चीज इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रॉपर मिल रही है, एमसीक्यूज, मॉक्स, लाइव सेशंस, आपका मेंटोरिंग सेशन, हर एक चीज हमें उसमें मिल रहा है। तो वो कैसे आप जो है इनरोल कर सकते हैं, आप सीधे जाएंगे ऑब्वियसली हमारा गूगल देवता पे जाके आप अड्डा 24/7 को सर्च कीजिए। जब आप वहां पर जाएंगे, ठीक है, ये तो दूसरा वाला आ गया अड्डा 24/7, ये टीचर्स का लिए है बच्चा। ठीक है, अड्डा 24/7 पे जब आप जाते हैं तो उसमें आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आता है। तो जब आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे उसके बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एंट्रेंस पे चाहिए लॉ एंट्रेंस में, तो आप यहाँ पर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो लॉ महापैक अगर हम लेते हैं, लॉ महापैक का मतलब क्या है बेटा कि लॉ महापैक में आपका जैसे आप सीयूटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बैच यहाँ पर अवेलेबल होगा, क्लैट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बैच आपके अवेलेबल होगा, एमएच सैट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे के सारे बैच बच्चा यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आपको कोड क्या अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा पूरी 80। अब जब आप पूरी 80 अप्लाई करते हो तो आपको क्या डिफरेंट मिलेगा बेटा, पूरी 80 अप्लाई करने से पहले तो आपको सीधा 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही में बच्चा जब आप पूरी 80 यूज करते हैं तो हमें बहुत टाइम पे मेंटोरिंग सेशन चाहिए होता है। तो वो मेंटोरिंग सेशन हम कैसे करेंगे, जूम से आपका मेंटोरिंग सेशन होगा। ठीक है, आप बच्चा मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी लिख लीजिए shikha.puri@adda247.com। ठीक है, shikha.puri@adda247.com। इस आईडी पर जाकर आप मुझे मेल कर सकते हैं, कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो हम बात कर लेंगे। ठीक है, हम प्रॉपर पर्सनली आप जो है आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जाएगी मेरे थ्रू। ठीक है, तो आप ये सब हमारे साथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आपका लीगल अवेयरनेस का पूरा जो है जिम्मा मैंने उठाया हुआ है, टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। थैंक यू सो मच बच्चा।